मैम का भी कोई हाँ जी, हो गया मैम। चलिए चलिए। अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके संगीत के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, और घराना संगीत। ये दोनों टॉपिक्स, दोनों शीर्षक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा महत्व भी रखते हैं और अलग अलग बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ आपको दोनों चीजें पूरी पूरी बता दें, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर आधारित है। सबसे पहले जब हमारे संगीत की स्टार्टिंग हुई थी, और जब संगीत के थोड़े से शब्द, स्वर पता चले थे और उससे मनुष्य ने गाना बजाना और अपने भावों को एक्सप्रेस करना सीखा था, उस वक्त सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा विद्यमान थी। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा विद्यमान थी। इसके बारे में थोड़ा सा सबको पता भी है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रूपरेखा आप लोग देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी क्रिया जो मनुष्य का विकास करती है और उसके आगामी व्यवहार और अनुभव को बदलती है, सीखना कही जा सकती है। संगीत सीखने का अर्थ है इसके क्रियात्मक व शास्त्रीय आदि सभी पहलुओं का अध्ययन। किंतु संगीत मुख्यतः क्रियात्मक विषय है। अतः संगीत सीखने का अर्थ है स्वर, ताल और लय का ज्ञान, रागों की विस्तृत जानकारी, स्वरों की बारीकियां और रागदारी, संगीत की सूक्ष्मता और वैचित्र्य की जानकारी। प्राचीन काल से ही संगीत गुरुमुखी विद्या रही है। किसी गुरु द्वारा अपने शिष्य को मौखिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा की पद्धति को ही गुरु शिक्षा प्रणाली कहलाती है। गुरु व शिष्य के सम्मिलित प्रयास द्वारा ही इस विद्या को सिद्धि होने का अवसर मिलता है। गुरु के द्वारा गायन या वादन करने पर शिष्य द्वारा स्मरण कर लेना और उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा ही गुरु शिष्य परंपरा है। भारतीय संगीत को एक जीती जागती कला के रूप में देखा गया है। उसका परंपरा से अनिवार्य लगाव समझा गया और परंपरा का स्वरूप मौखिक है। इस कड़ी को विद्वानों और संगीत चिंतकों ने मान्यता दी है। एक उत्तम गुरु व निष्ठावान शिष्य इस परंपरा के मुख्य पात्र हैं। दो पात्र होना जरूरी है, एक गुरु और एक शिष्य, जिसके माध्यम से संगीत की शिक्षा को एक से दूसरी तरफ आदान प्रदान किया जाता है। दोनों समान रूप से विद्याफल का उपभोग करें, विद्या लाभ करें, तभी परंपरा आगे बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग गुरुकुल व्यवस्था का भी इसमें पूरा दायित्व है। गुरु प्लस कुल अर्थात शिक्षक प्लस परिवार। गुरु का मतलब शिक्षक, कुल का मतलब परिवार से, कहते नहीं है कि आपके कुल खानदान, उससे मतलब है वो परिवार। शिक्षक व परिवार का अर्थ है एक ऐसे वातावरण में विद्या ग्रहण करने की परिपाटी से है जो पारिवारिक हो, जहां सभी निवासियों, गुरु शिष्य सहपाठियों में एक भावनात्मक सूत्र हो। जब विद्यार्थी घर से दूर गुरुकुल में एकाग्र चित्त होकर विद्या ग्रहण करता है, तब उसे अपने स्वजनों की कमी भी नहीं प्रतीत होती और मनोवैज्ञानिक रूप से भी शिक्षा ग्रहण करने का कोई व्यवधान उसमें ना पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था होती है। गुरुकुल में आपके पास पूरा वातावरण होता है, गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं। एक दूसरे से एक बहुत अच्छा तारतम्य स्थापित होता है कि गुरु द्वारा शिक्षा दी जा रही है शिष्य को, और शिक्षा उसी भाव से उसको पूरे मनोयोग से ग्रहण कर रहे हैं। संगीत में इसी परंपरा का एक अन्य मुख्य आधार व तत्व घराना प्रणाली से है। जब प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई, उसी समय घराना प्रणाली भी प्रारंभ हो गई। अब हुआ इसलिए स्पेशली ये कहा जाता है कि जैसे अगर गुरु ने खाली एक शिष्य को सिखाया, शिष्य ने भी एक को सिखा दिया, तो उसे बस केवल एक गुरु और शिष्य के माध्यम में ही एक प्रणाली रही। लेकिन अगर कोई गुरु ने किसी ने को सिखाया, कुछ शिष्यों को सिखाया, उसमें से अगर एक शिष्य भी कुछ उसमें विशेषता ग्रहण कर लेता है और उसी विशेषता को अपने आगे के शिष्यों को भी सिखाता है, तब ये घराना प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उसका एक घराना बन जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे घर घर होता है, पीढ़ी खानदान,
एक ने दूसरे को सिखाया, दादा ने पापा को सिखाया, पापा ने बेटे को सिखाया, बेटे ने अपने बेटे को सिखाया। इस तरह से करके वो एक घराना बन जाता है, जिससे कि उस विशेषता या उस संबंधित जो शिष्य है जिसने उस विशेषता को ग्रहण किया और अपने आगे के शिष्यों को, अपने बच्चों को या किसी और विद्यार्थियों को सिखाया और वो मेंटेन रखी उस चीज को, तो वो घराना प्रणाली के नाम से प्रचलित हो जाता है। तो समय की मांग के अनुरूप इस परंपरा ने अपना स्वरूप बदला, अपने टाइम पर बदलते रहे ये। उस वंशात्मक पीढ़ियों की प्रबलता में ढलकर इसका नया नाम पड़ा, वो है घराना, जो भी हमने आपको बताया। वास्तव में आज यही इस परंपरा के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रचलित है, अतः इसी की विशेषताएं, स्वरूप और लाभ हानि इस परंपरा में निहित है। घराना शब्द का मूल अर्थ वंश या कुल से है। संगीत में घराना शब्द विशिष्ट गायन शैली, वादन शैली या नृत्य शैली का सूचक होता है। यह शैली या रीति जिस कलाकार के द्वारा प्रवर्तित होती है वही उसका संस्थापक माना जाता है और उसके नाम से या उसके निवास स्थान से घराने का नामकरण होता है और उसके नाम, उच्च कोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य परंपरा सब मिलकर एक घराना बनाती है। अतः इस प्रकार कुछ पीढ़ियों तक पिता द्वारा पुत्र और गुरु द्वारा अपने विशिष्ट शिष्यों को गायन की शिक्षा एक विशिष्ट रूप से दी जाती है, जो कि एक अनिवार्य क्रम बन जाता है। पिछले अनेक वर्षों से लगातार प्राचीन काल से शनैः शनैः संगीत के घरानों के समाप्त होते जाने के कारण संगीत की शिक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों में संगीत शिक्षकों द्वारा दी जाती है। 20वीं सदी से में संगीत शिक्षण पद्धति में बहुत अधिक परिवर्तन आए। इस पद्धति का आविर्भाव पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा हुआ। यद्यपि घराना परंपरा शिष्य को एक अच्छा कलाकार बनाने में सक्षम थी, राज दरबारों में घरानेदार गायकों को आश्रय मिलता था, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था, डिग्रियां नहीं थी, केवल संतुष्टि थी, परंतु इसमें भी कुछ कमियां थी। विद्यालयीन संगीत शिक्षण सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की मांग थी। दोनों ही विप्रव जानते थे कि आने वाला युग प्रजातांत्रिक होगा और जनता का संबंध इस कला से तभी अधिक घनिष्ठ हो सकता है जब सार्वजनिक संगीत शिक्षा का प्रचार हो। इसलिए उन्होंने जगह जगह संगीत महाविद्यालय खोले। आज स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में संगीत ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया है, जहां पाठ्यक्रम प्रक्रिया और उपाधि प्रक्रिया का संबंध आपस में है। वहां केवल कलाकार उत्पन्न करने वाली बात जड़ नहीं पकड़ सकती। हाँ, ये अवश्य है संभव कि इन्हीं में से कुछ प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं कलाकार बन सकते हैं, परंतु संगीत शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को कलाकार बनाना नहीं है। भातखंडे जी ने यही कहा था कि यह इस पद्धति द्वारा तानसेन तो नहीं किंतु कानसेन अवश्य पैदा हो सकेंगे, परंतु आज की शिक्षण पद्धति अच्छे श्रोता पैदा करने में भी सक्षम नहीं है पूरी तरह से। अब अगर हम विश्वविद्यालय के स्तर को 3 स्तरों में विभाजित करें, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब गुरु शिष्य परंपरा चली तब उसके बाद तुरंत घरानों का आविर्भाव हो गया, विभिन्न प्रकार के घराने आ गए। उसके बाद अभी घरानों के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले जब 19वीं शताब्दी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जी, ये 2 महान विभूतियां जब इनका आगमन हुआ, तब इन्होंने अपनी एक पद्धति बनाई, स्वरलिपि, नोटेशन सिस्टम, जिस नोटेशन सिस्टम के तहत हम अपनी ताल और अपने राग और रागों की बंदिशें, गत, इनको हम स्वरलिपिबद्ध करते हैं। हमारे सामने इनकी बंदिश, इनके स्वर ऊपर लिखे होते हैं और हमें ये पता होता है कि हमें इस बंदिश को इन स्वरों के आधार पर ही गाना है, तभी हम उस राग के साथ न्याय कर पाएंगे। तो जो नोटेशन लिखी होती है, आप सबसे पहले इन्होंने नोटेशन सिस्टम बनाया और नोटेशन सिस्टम का सबसे पहला इन्होंने काम यही किया कि छुप के, इन्होंने मंच से छुप के
बहुत इनका इंसल्ट भी इनको झेलनी पड़ी, अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि जब ये किसी कलाकार को पता चल जाता था कि कोई छुप के सुन रहा है, उनको ये रहता था कि हम जिसको सुनाएंगे वो लोग सुने, या जिसको हम सिखाएंगे हम केवल उन्हीं को सिखाएंगे, और कोई हमारी बंदिशें या हमारी स्पेशलिटी, हमारा विशेषता हमारी कोई और ना सीख ले। तो वो ये ध्यान रखते थे कि हम किस जगह पे गा रहे हैं, बस आप सुनिए और उसको उसका आनंद लीजिए। लेकिन उस समय कहीं ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। अगर श्रोता सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से उनको खुश हो रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे श्रोता, बच्चे, छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो जिनको लगे कि हमें भी सीखना है, हमें भी अच्छा लगता है, हमारे अंदर भी प्रतिभा है कि हम उसको गाना या बजाना सीख सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं था। उनके पास एकमात्र तरीका यह था कि उस गुरु या उस कलाकार के पास आप जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप सीखना चाहते हैं और कृपया करके वो आप उनको वो शिक्षा दें। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उनको ये भी लगता था कि हमारे अंदर इतनी अच्छी विशेषता है, बड़ी विशेषता है, तो हम सबको क्यों सिखाएं, केवल हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे नहीं है तो अपना भतीजे, भाई भतीजे या पड़ोसी या बहुत चुनिंदा एक दो शिष्य जिनके लिए उनको लगेगा कि हाँ ये मेरी चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेगा और हमारी परंपरा को आगे चलाएगा, केवल उनको सिखाएंगे। तो ये इतना छोटा दायरे में सिमट के रह गया। उस तत्कालीन समाज में ऐसी बहुत बार परिस्थिति ऐसी आई कि उस लोग सीखना चाहते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि गुरु कह देता था कि ठीक है, देखते हैं आप कितने लायक शिष्य हो और हम कोशिश करेंगे, तो आप पहले आइए, देखिए, रोज काम करिए, घर में देखिए किस तरह से कैसे काम होता है। तो एग्जैक्टली काम के पर्पज से नहीं, लेकिन इस उद्देश्य से कि वो ये कहते थे कि हम देखना चाहते हैं कि कितनी लगन और कितनी ईमानदारी है आपके अंदर कि आप इस शिक्षा को हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वो उनको बुलाते थे और शिष्य भी पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करते थे। गुरु होता भी माँ बाप के इक्विवेलेंट है, उनसे भी ऊपर भगवान के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर किसी शिष्य को ऐसा भी करना पड़ता था कि हमें उनकी सेवा करनी पड़ रही है, तो उनकी सेवा में कोई बुराई नहीं है। और अगर वो सेवा करते थे, बहुत दिनों तक देखते थे, तो उसमें भी कभी कभी ऐसे चांसेस हो जाते थे कि किन्हीं परिस्थितियों वश बाद में वो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, या किसी और कारणवश वो नहीं सिखा पा रहे हैं, उनको उन्होंने मना कर दिया, फिर वो शिष्य दूसरे उसके पास जाएंगे कि आप हम किसी और से सीख सकते हैं। इस तरह से बहुत भटकते थे लोग, बहुत परेशान होते थे। लेकिन इसके बाद भी ऐसी स्थिति नहीं आ पाती थी कि वो बहुत इजीली अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाए और सीख पाए। तो इस बाधा को, इस समस्या को, इस परेशानी को दूर करने के लिए विशेष योगदान इनका था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जी, क्योंकि ये उस वक्त चुपचाप एक नोटेशन इन्होंने सिस्टम बनाई, लिखने के लिए कागज वो रखा, लेकिन किसी कलाकार या किसी उसको गुरु को ये पता ना चल जाए कि हम कुछ उसको लिख रहे हैं या हम कुछ नोट कर रहे हैं, तो वो छुप के उनका सुनते थे और सुन के फिर कहीं एक अलग से जाके उसकी नोटेशन लिखते थे, ताकि उस नोटेशन के माध्यम से, उस लिखे हुए बंदिश या ताल के माध्यम से वो उसको सीख सके या सिखा सके। तो उनका सबसे दो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम उनके यही थे। एक तो स्वरलिपि पद्धति जो बनाई, दूसरा उन्होंने उन बंदिशों को जो उन्होंने सुना उसको स्वरलिपिबद्ध किया और हमारे सम्मुख, सबके सम्मुख क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से अपने इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तक भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पूरी प्रस्तुत की। जिन बंदिशों को, जिस सामग्री को उस समाज में, उस टाइम पर, उस काल में गाया बजाया जाता था, वो हम आज भी उसको स्वरलिपि के माध्यम से देख के बजा सकते हैं। तो ये उस टाइम की बात है। अब तो आजकल तो रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग में तो आप लोग कोई भी क्लास में भी स्टूडेंट्स को हम लोग भी ऐसे कर देते हैं कि अपनी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है टाइम, हम क्लास में नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी रिकॉर्डिंग करिए गा के और भेज दिया, तो उससे थोड़ी सी इजीली बच्चे उसको सीख पाते हैं।
क्योंकि उसको ही रिकॉर्डिंग को ही बार बार चला के वो सीख सकते हैं। लेकिन उस जमाने में जब गुरु शिष्य परंपरा उस प्रणाली में पूरा चल रहे थे, उस सिस्टम में, उस प्रक्रिया में कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इन्होंने एक तो यही महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने किया, और इसके अलावा भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से भाग 1, 2, 3, 4 भागों में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन पुस्तकों में इन्होंने उन सभी रागों का, तत्कालीन उस टाइम के जितने भी राग ग्रंथों में मिलते हैं, उन रागों के बारे में कंपैरेटिव वार्तालाप के द्वारा कंपैरिजन करके और विचार विमर्श करके एक पूरी पिक्चर उसके आसपास की उसमें प्रस्तुत की है। उसमें आपको ये, अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग लाइब्रेरीज में होंगे आपके सबके पास, उस किताब को एक बार जरा सा खोल के देखिए। पूरा अगर आपने पढ़ लिया भातखंडे संगीत शास्त्र के, तो आप लोगों को रागों की इतनी अच्छी जानकारी हो जाएगी कि हर राग, प्रत्येक राग जो भी है वो कहाँ पे अपने अपने जो राग का नाम है उसको पूरी तरह से उसमें परिलक्षित होता है। ये इसके अलावा अगर इसमें कौन सा स्वर, कौन सा कर्ण या कौन सी श्रुति या कौन सी चीज हम उसमें इंक्लूड करके किसी और राग में पहुंच जाते हैं, तो अगर हम कोई एक राग में कोई भी स्वर को बदल दें या हम कोई और स्वर उसमें वर्जित स्वर को उसमें लगाने की कोशिश करें, तो वो एक बिल्कुल भिन्न स्पेशल अलग से राग बन जाता है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि उसमें सब रागों की विशेषताओं में ये लिखा है, बता है, क्लियर है कि अगर हम उसको इस तरह से गाएंगे बजाएंगे तो राग बदल जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे सेम स्वर के राग है, बिल्कुल एकदम बराबर एक से स्वर है। जैसे एक चीज का उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे ये जो है आपका शाडव जाति के राग हैं 3, मारवा, पुरिया और सोनी, ये 3 राग हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, पूर्वी एक अलग राग है जो श्री से मिलता जुलता है, तो पूर्वी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। मारवा थाट के राग 3 राग हैं, मारवा, पुरिया और सोनी। इन तीनों रागों में सेम स्वर लगते हैं, ठीक है। सा नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा मा ग रे सा, यही स्वर तीनों रागों में प्रयुक्त होते हैं। फिर भी 3 राग हैं, बड़े बड़े 3 महत्वपूर्ण राग हैं, अलग हैं बिल्कुल। कैसे अलग हैं? इनकी ये विशेषताएं, जो इनकी विशेषताएं हैं वो उसकी वजह से अलग हैं। ये सेम, एक तो एक विशेषता में ये भी आता है कि इस राग में ये वाला स्वर लगता है, इस राग में ये वाला स्वर वर्जित कर देते हैं, इस राग में ये कोमल स्वर है, इसमें ये तीव्र स्वर है, शुद्ध स्वर है। तो इसकी वजह से ये भी एक राग की विशेषता हुई, महत्वपूर्ण विशेषता। लेकिन इन तीनों रागों की जो मैंने बात बताई अभी, इन तीनों रागों में बिल्कुल सेम स्वर हैं, यानी कि ऋषभ कोमल, माँ तीव्र, ठीक है, और बाकी सब शुद्ध। इसके अलावा इसमें तीनों रागों में पंचम वर्जित, पूरी तरह से वर्जित है, और शुद्ध माँ भी वर्जित है। शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ लगता है, और पंचम पूरी तरह से वर्जित है ही। तो प और माँ दोनों अगर वर्जित हैं, तो जो तानपुरे का तार है वो आपको नी में बजाना या तो मिलाना होगा, या हारमोनियम पे अगर हम स्वर को छेड़ के गा रहे हैं तो ग, गंधार, उसमें आप उसको करेंगे ताकि उन स्वरों को का बेस, अगर हम कोई भी राग गा रहे हैं तो उसका बेस हमें मिल जाए। तो अगर हम इन रागों की बात करते हैं तो देखिए कैसे अलग हैं। इनके वादी संवादी अलग हैं, इनका जो उतार चढ़ाव अलग है, इनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है कि किस अंग में हम इसको बदलते हैं या चेंज करते हैं वो अलग है। तो जैसे राग मारवा है, वो उसमें ज्यादातर उसका जो विस्तार होता है वो नीचे के स्वरों में होता है, मंद्र और मध्य। सुन सुन बतिया सगरी रतिया, सुन सुन बतिया सगरी रतिया, या रे रे कोमल इसका वादी स्वर है। वादी स्वर जिस अंग में जिस जगह पर होता है, उस राग का पूरा उसका विस्तार
उस स्वर के आसपास ही होता है। तो अगर हम उस स्वर के आसपास ही उसका विस्तार करेंगे तो वो नेचुरली वो उसका जो अंग है वो मंद्र और मध्य में मतलब नीचे की तरफ उसका विस्तार हो जाएगा। इसके बाद आता है राग पूरिया। उसका गानी है उसका वादी संवादी। तो बार बार कहीं से भी आके उसमें गा पे रुकते हैं। श्याम सुंदर की सुंदर मूर्तिया, श्याम सुंदर की सुंदर मूर्तिया, हमरो मन सखी मोह लई रे, श्याम सुंदर की सुंदर मूर्तिया, ग नी रे सा। गा पे रुक रहे हैं इसमें, इसलिए इस राग में इसका मैक्सिमम इसका जो विस्तार है वो मध्य में ज्यादा होता है और मंद्र में होता है। उसके बाद मध्य और मंद्र में। इसके विपरीत जब मैंने मारवा बताया था तो उसका मंद्र और मध्य इस तरह से उसका विस्तार होता है। अब तीसरा राग आया राग सोहनी। इसका सा तार सा जो इसका है वो इसका वादी स्वर है। तो इसका ज्यादातर विस्तार तार सप्तक और मध्य सप्तक में होता है। तो इसकी ज्यादातर बंदिशें ऊपर ऊपर वाले उसमें जाती हैं। क्या था इसका? सुंदर श्याम मोह से खेलत हो रे, सुंदर श्याम मोह से खेलत हो रे, हाथ पकड़ मोरी बैया मारो रे, सुंदर श्याम मोह से खेलत हो रे, आ आ आ राग सोनी हो गया। आ आ ये हो गया पूरिया। आ आ ये हो गया राग मारवा। अब ये तीनों राग एक से स्वर होते हुए भी इनमें इतनी समानताएं हैं कि ये तीनों राग मारवा थाट के राग हैं। इन तीनों रागों में कोमल रे लगता है, तीनों रागों में मध्यम तीव्र लगता है, इन तीनों रागों में पंचम पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा इन सब चीजों को देखते हुए इनकी जाति भी सेम है, शाडव शाडव जाति। शाडव शाडव इसीलिए क्योंकि जाते वक्त भी पंचम नहीं है और लौटते वक्त भी पंचम नहीं है। इसके अलावा सारे स्वर इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीन रागों का अंतर कैसे है, क्यों है और कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी हम ऐसे ही गा रहे हैं और किसी को राग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसको लगेगा एक ही राग है। अगर खाली बंदिश गाई हमने तो पता ही नहीं चलेगा, सेम लगेगा कि हमने सेम बंदिशों को चेंज कर करके गा दिया। नेचुरल सी बिना म्यूजिक के बिना आधार स्वर के हमने गा लिया। क्यों गा लिया? क्योंकि सेम स्वर है। अगर हम इसी राग में कोई और राग भी अचानक गाना चाहेंगे तो हमें पहले उसके स्वर लगाने पड़ेंगे, तभी हम उस राग तक पहुंच पाएंगे। जिनकी वजह से ये आरोह अवरोह पकड़ या मुख्य सुर संगति आलाप, शुरू के आलाप बोले जाते हैं। वो इसीलिए कहे जाते हैं कि हमें भूमिका बांधनी होती है। किसी भी राग को गाने बजाने के लिए हमें पहुंचना पड़ता है वहां तक। लेकिन ये तीनों रागों में इतनी समानताएं थी इसलिए ये सब सेम हो गया। लेकिन इन समानताओं के साथ विभिन्नताएं भी हैं, जिसकी वजह से इनका इनका कई सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे इनका वादी संवादी स्वर, इनका स्वर लगाव, उच्चारण स्वर का, मुख्य स्वर संगतियां, प्लस इनका उत्तरांग और प्रधान और मंद्र सप्तक और कौन से सप्तक में इसका कितना विस्तार होता है, इसके आधार पर ये बिल्कुल राग पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो इन रागों के बारे में अगर और भी बहुत सारे राग, जितने भी राग हैं, पूर्वी, श्री, इन सब रागों में आपस में कहाँ कहाँ अंतर है। जैसे मालकोस गा रहे हैं, मालकोस में खाली मालकोस गाते गाते अगर आपने केवल निषाद
कोमल की जगह शुद्ध कर दिया तो वो पूरा राग चंद्रकोंस बन जाएगा, पूरा चंद्रकोंस बन जाएगा वो। केवल अंतर यह है, जबकि वो कौन सा अंग का ही राग है, चंद्रकोंस भी और मालकोंस भी। अभी तो मैं मारवा पुरिया और उसके स्वर ही दिमाग में है, लेकिन मालकोंस का जैसे मैंने आपको बताया था तराना वगैरह बंदिश वगैरह गा के, तो इसमें बस केवल इतना है कि अगर आपने इसमें नी कोमल शुद्ध कर दिया तो वो चंद्रकोंस बन जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, और हमने कोई पुट दिया, खाली नी का एक पुट दिया और एक स्वर संगति लेके वापस आ गए मालकोंस में, तो ये राग की शुद्धता में थोड़ा सा प्रहार हो गया। और जब हम अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत, तो इसकी मुख्य पहली शर्त यही है कि इसमें शुद्धता रहनी चाहिए। जो भी राग हम गा रहे हैं, जो भी बजा रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्धता से उस राग की विशेषताओं के अंतर्गत उसी के हिसाब से होना चाहिए। केवल अगर हम उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं या एक सुंदरता के लिए अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसकी वो बदल जाती है। अब राग नहीं गा रहे, फिर यह है कि ठुमरी दादरा या किसी भी फॉर्म में अगर हमने गाया उपशास्त्रीय के अंतर्गत आ जाता है वो, फिर हम कुछ भी गा सकते हैं बता के कि अब हम ये वाला राग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो इन्होंने किया राग संगीत शास्त्र के जो चारों पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स में पूरी तरह से रागों का एक जैसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इन्होंने बताया है पूरी तरह से। जैसे विद्यार्थी और गुरु बैठा है, गुरु पूरी तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, शिष्य के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, तो करेंगे तो क्या होगा। तो फिर उसमें गुरु बताएगा कि नहीं, अगर आप ऐसा कर देंगे तो राग हानि हो जाएगी। जैसे अगर आपने ये पुरिया मारवा जो हमने बताया, इसमें आपने गलती से भी पंचम या मध्यम शुद्ध लगा दिया हल्का सा भी, तो पूरी तरह से राग हानि है और वो राग डिस्ट्रॉय हो गया, वो आपका शुद्धता खत्म हो गई। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ पर कोई चीज जरा सी किसी तरह से सौंदर्य बढ़ाने के लिए, कण लेने के लिए किस तरह से हम कोई चीज ले सकते हैं और फिर वापस हमें उसी जगह पर आना होता है, ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके कुछ तरीके, नियम, कानून है, वो सब उस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से विस्तार में बताए गए हैं। तो अगर जरा सा भी मौका लगे, आप लोग लाइब्रेरीज में सब में बुक्स होंगे, क्योंकि ये हम संगीत है प्राचीन काल से जो अब तक चला आ रहा है, ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड कहीं है नहीं, लिखित है नहीं, लेकिन हमारे पास जो बंदिशें हैं हम उनको गाते हैं। लेकिन उसमें भी अंतर हो जाता है कि अगर हमने उस स्वरलिपि पद्धति से गाई, थोड़ा सा हमने अंतर किया, थोड़ा सा हमारे बच्चों ने अंतर किया, फिर आगे के बच्चों ने अंतर किया, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर होता चला जाता है और वो शुद्धता खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको शुद्धता उसका ध्यान रखा जाए। तो गुरु बस बीच का भी मैं घराना बताऊंगी मेन, कि कैसे कैसे और कैसे क्या घरानों का असली रूप क्या है, क्यों है। लेकिन घरानों के बाद की चीज एक बात बता दे कि अगर जब ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, ठीक है, इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा आपकी थी, गुरु शिष्य परंपरा जब आपकी थी, उसके बाद इन्होंने जब 19वीं शताब्दी में दोनों विष्णु दिगंबर जी और विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जब स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से अपनी स्वरलिपियां और बुक्स लिखी, इसके साथ ही साथ दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया कि महाविद्यालयों में संगीत को एक विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन उन्होंने इस तरह से दिया कि जब केवल गुरु के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं या छात्र छात्राएं सीख सकते हैं, लेकिन अगर विषय के रूप में, जैसे आपके विषय हैं सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपके विषय हैं जिनके माध्यम में जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, अपने चुनाव करते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चुनना है क्योंकि हमें इस लाइन में जाना है, जिस भी लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है या पुलिस लाइन में जाना है, बैंक वाली उसमें जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए आपको ट्राई करना है, किसी भी लाइन फील्ड में जाना है उससे संबंधित, या आपका जो आपका उसमें है कि आप आपका खुद शौक क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को
आप उसको रुचि के अनुसार उसको अगर सीखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा नाम कमा पाएंगे। अगर बिल्कुल ऑफ द वे जाके आपसे कहा जाए, आपके माँ बाप ने कहा नहीं हमें तो इंजीनियर ही चाहिए, डॉक्टर ही चाहिए, ये सब मत पढ़ो, इससे कोई फायदा नहीं है। बहुत कोशिश करेंगे आप भी, और आप उतना अच्छा, आप बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं हमें डॉक्टर ही बनना है, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं कर सकते कोई भी जब तक हमारे अंदर वो खुद की चाहत या खुशी या रुचि नहीं होगी उसमें। तो अभी आप लोग जैसे म्यूजिक में गए हैं और म्यूजिक वाली लाइन को ही चुनना है, तो इसका बेसिकली इसका प्रैक्टिकली पक्ष, क्रियात्मक पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन वाली चीजें तो आपने थ्योरेटिकली याद कर लोगे, 2 दिन में पढ़ लोगे और आप एग्जाम दे के पास हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप लोग सीख सकते हो या सीखना है आपको लगातार, ये बिल्कुल हमेशा इसको मेंटेन रखनी है, इस चीज को, रियाज। अब इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जो हमारा संगीत विषय है ये एक तरह से ये एक तरह से आपका वो है, संगीत विषय जो है आपका है मैथ्स की तरह से समझ लीजिए। जैसे मैथ्स है, आपसे कह दिया जाए कि 2 दिन बस आप 4 दिन बाद आपका टेस्ट है, जल्दी से तैयारी कर लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो और आपका टेस्ट है। तो किसी हालत में नहीं आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते, फुल में फुल नहीं ला सकते, क्योंकि मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए उसमें। आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी कह दिया जाए 4 दिन पढ़ लो और आपको एग्जाम देना है, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप दिन रात उसको पढ़ेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे और आप एग्जाम दे देंगे। लेकिन मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लगातार उसको, लगातार उसकी आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, वो 4 दिन में नहीं आ सकता, रेगुलर प्रैक्टिस उसमें मस्ट है। इसी तरह की चीज संगीत है। संगीत का जो आपका शास्त्र पक्ष है, ये आपसे कह दिया जाए आपका थ्योरी का एग्जाम है, 4 दिन आप पढ़िए इसको और आप एग्जाम दे दीजिए, आप आराम से दे लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये कह दिया जाए आपसे 4 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल है और आपके ये राग हैं आपके कोर्स में और ये ताले हैं, आपको इस तरह से उसको करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लगातार रियाज की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में आप ताने रट ली, गाने रट लिया, कर लिया, तो भी उस समय आप परेशान होके उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हो जाएगी, वो कॉन्फिडेंस से वो बात आ ही नहीं सकती। और वो कॉन्फिडेंस, वो आपका आत्मविश्वास, वो तभी आएगा जब आप उसको पहले से रेगुलरली उसका रियाज रखे होंगे, रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके गले में या आपके हाथ में वो प्रैक्टिस दिखाई पड़ेगी, रियाज दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप 3-4 दिन ज्यादा मेहनत करके कर लेंगे तो वो आपके सोने पे सुहागा होगा कि आपने 4 दिन बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन आप पहले से ही आपका ट्रेन था, गले में स्वर थे और इसके साथ साथ हाथ में आपके सितार या गिटार आप बजा रहे हो तो उसके हाथ में भी आपका पूरी उसकी आपके चल रहे थे, हाथ प्रैक्टिस थी, फिर आपने ज्यादा अच्छी से मेहनत कर ली तो बहुत 100% नंबर आएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह की मैथ से रिलेटेड जैसी चीज है जिसमें कि लगातार अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद, हाँ, जब मैंने ये बताया कि उसमें आ जाता है विद्यालयों में एज ए पाठ्यक्रम, एज विषय के रूप में इसको इंट्रोड्यूस कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब सबके लिए सब सुलभ हो गया। कोई भी बच्चे जिनको थोड़ा सा आता है और घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को बाहर भेज दें कि आप सीखे आओ किसी से भी, वो कम से कम विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है और उसको अपने विषय को चुनने का अधिकार है। उसमें से उसने एक सब्जेक्ट संगीत विषय चुन लिया, तो वो उस सब्जेक्ट में आप आराम से अपने गुरु के साथ अपने क्लास टाइम में, अपनी कक्षा के टाइम में उसको जितना भी हो सिलेबस के हिसाब से वो सीख सकता है। कम से कम उसको पता तो चलेगा, उसको और गुरु को भी पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है, और जितनी प्रतिभा होगी उसी के हिसाब से उसको आगे और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि हर एक की बिल्कुल अलग प्रतिभा होती है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 4 तो अच्छा गा रहे हैं और बाकी 6 तो बिल्कुल बेकार है या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि उन 6 में आप थोड़ा सा अलग से उसको बताएं कि उसका स्केल चेंज है, उसके अंदर ताल बहुत अच्छी है, उसका कुछ और चीज बहुत स्ट्रांग है, उस चीज को अगर हम रिफाइन करेंगे तो वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। और कुछ बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व मतलब उसको समझ लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, कुछ बच्चे
उसको बहुत जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं। रोज जो मैडम ने सिखाया 2 दिन में लगातार मेहनत करके अगले दिन तीसरे दिन सुना दिया, क्योंकि उनके गले में वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उतनी मेहनत की, उस चीज को समझ के प्रैक्टिस की, रियाज किया, तो वो कर दिया। कुछ बच्चों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कुछ करना चाहते, या रियाज ही नहीं करना, तो वो भी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें, ये सब जो प्रॉब्लम्स मैं इसलिए केवल बता रही हूँ, टीचिंग लाइन की बात नहीं, मेन बात यह है कि ये सब समस्याएं थी जो नजर आई कि घरानेदार संगीत खत्म होने लगा और विद्यालयों में संगीत आ गया। इन दोनों के गुण दोष हैं, और एक दूसरे के गुण एक दूसरे के दोष हैं। घराने में जो वो थे, उसके गुण थे, घरानेदार संगीत सीखना, सिखाना और घराने को चलाना। इसके जो गुण थे, क्योंकि इतना मेहनत से रियाज करता था, एक एक राग महीनों सालों चलता था। राग यमन चल रहा है तो महीनों तक चल रहा है, उसी की पलटों की, उसी के तानों की, आलाप की प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वो जो फिर गला या हाथ तैयार होता था, वो उसकी बात ही अलग होती थी, और फिर वो स्टेबल हो जाता था कि अपने और शिष्यों को तैयार करे, वो पढ़ाए सिखाए। लेकिन ये वो जो गुण था उसका घराने का, ये इसका दोष बन गया महाविद्यालय के उसमें विषय के रूप में, क्योंकि आपके पास 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम है। उस 1 घंटे में 5-5 मिनट वेस्ट इसलिए हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास में आ रहे हैं, फिर उनको जाना भी है दूसरी क्लास में, 5-10 मिनट इसमें वेस्ट हो गए। अटेंडेंस ली, जो एक प्रक्रिया होती है कॉलेज की, उसमें आपने प्रैक्टिस करी, एक साथ बहुत सारे बच्चे गा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में एक स्टूडेंट एक बार में गाता था, उसकी सारी कमी, उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक साथ आपको उसको ठीक करना होता था। यहाँ क्या होता है, 6 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे एक साथ हैं, उन सब बच्चों को एक साथ हमें सिखाना है, और आपके पास एक मोटा सा सिलेबस भी है, उस सिलेबस के अंतर्गत ही सिखाना है और उसको पूरा का पूरा सिखाना है। चाहे आपके पास टाइम है चाहे नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस पूरा करना है। वो एक राग स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं आया बच्चों को, जब तक वो बंदिश नहीं आ पाई ठीक से, कुछ को आ गई कुछ को नहीं आई, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उस टाइम पे आपको, इतनी क्लास के टाइम पे आपको अपना पूरा सिलेबस भी पूरा करना है। दूसरा राग शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, चौथा शुरू हो गया, जितने भी हैं आपके कोर्स में, वो आपका पूरा कोर्स चलेगा। पूरा कोर्स चलने के बाद फिर वापस प्रैक्टिस, वापस रिवीजन होगा। इतनी प्रक्रिया में, इतने टाइम में ये संभव नहीं हो पाता कि एक बहुत अच्छा कलाकार बच्चा उसमें निकल जाए, जबकि ऐसा है पॉसिबल कि उनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा है कि हम बहुत अच्छा सीख के वो कलाकार बन सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो आगे, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन है। उनके पास भी वही टाइम है, क्योंकि उनको और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, और एक्स्ट्रा ये नहीं कर सकते कि दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको और साइकोलॉजी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, वो भी पढ़ना है। इसी तरह से गुरु के पास भी एक लिमिटेशन हो जाती है कि आपके पास उसी वही टाइम है क्लास का, उस टाइम पे अगर कोई गलती से किसी ने मीटिंग बुला ली, कोई और आवश्यक कार्य हो गया, किसी वजह से 5-10 मिनट वेस्ट हो गए, फिर वो क्लास का टाइम कम हो गया। लेकिन आपके पास घंटे और टाइम उतने ही हैं, छुट्टियां हो गई तो आपका वो क्लास नहीं हो पाएगी उस समय। अब जो भी बचा आपके पास टाइम है, उस टाइम पर पूरी की पूरी आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, चाहे वो बच्चे को आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, सिलेबस करा रहे हैं। उसके बाद आपको जितना और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आपको रिवीजन कराना है। तो उसकी वजह से वो बात नहीं आ पाई। घरानेदार उसमें जितने बच्चे आगे बढ़ सकते थे, एक शिक्षक के रूप में स्टेबल हो सकते थे, वो नहीं हो पा रहे थे। तो ये परेशानियां आई। इसी तरह से अगर हम घराने का देखें, एक बड़ा दोष तो ये था ही कि हर एक सर्व सुलभ नहीं था। हर एक व्यक्ति कोई भी सीखना चाहे खुशी से तो वो नहीं सीख सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर रहता था गुरु पे या कलाकार पे कि वो उनको सिखाएंगे तभी वो सीख पाएंगे। लेकिन ये जो उसका दोष था, वो महाविद्यालय के शिक्षण में आते ही गुण बन गया, क्योंकि उस समय सर्वसुलभ हो गया। अब कोई भी बच्चा, कैसे भी बच्चे अगर कुछ भी चाहें
कि नहीं हमें सीखना है, हमें कुछ नहीं आता और हमें कोई मना भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें अपना शौक है, वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट लिया उन्होंने और सीख लिया। इसलिए यह शुरू से स्टार्टिंग हमारी संगीत की बहुत अच्छी और इसी प्रणाली से चली, गुरु शिक्षा प्रणाली। यही जब थोड़ा सा और आगे बढ़ी और उसमें अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आए तो ये घरानेदार संगीत में तब्दील हो गई। अब घराने हो गए, घराने विभिन्न स्टाइल, अलग अलग जगहों के जो लोग थे, कलाकार थे, उन्होंने अपना एक विशेष गायन शैली बनाई, निर्माण किया। उस गायन शैली को जब उन्होंने खुद गाया, उसके बाद अपने शिष्यों को सिखाया। केवल इसी से नहीं बन गया घराना, उसके बाद उनके शिष्यों ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। कम से कम 2 पीढ़ी तक वो परंपरा आगे बढ़ी, तब जाके वो उस व्यक्ति के नाम से या उस व्यक्ति के जन्मभूमि के नाम से वो घराना उस व्यक्ति के जो स्टाइल है उसका नाम, उसके नाम, घराने के नाम पड़ा। तो जैसे ग्वालियर घराना, किराना घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, ये सब घराने इसी आधार पे बने कि वो उस जगह के वो व्यक्ति है जिसने उस घराने की स्टाइल को शुरुआत की और फिर वो उस जगह का जन्म से या उस व्यक्ति के नाम से उस घराने का नाम पड़ा। तो ये बस इसमें ये एक चीज है थोड़ी सी, जैसे जब विद्यालयीन संगीत शिक्षण जब स्टार्ट हुआ 3 स्तरों पे हुआ, प्राथमिक पाठशालाएं और विद्यालय स्तर, स्कूलिंग, फिर आया एक महाविद्यालय स्तर, तीसरा विश्वविद्यालय स्तर, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब भी एमफिल, पीएचडी और हायर स्टडी रिसर्च, इसके लिए जब स्टार्टिंग हुई तो ये विश्वविद्यालय स्तर। इन तीनों स्तर पर ये चली संगीत शिक्षण के दोष। और ये चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। घराना अंक मेरे ख्याल से, मैं देखिए घराना का जो है गायन की सभी विशेषताएं, थोड़ा सा घराने के बारे में बता दें पहले, फिर महाविद्यालय तक पहुंचेंगे। संगीत में घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। घराने से तात्पर्य किसी विशिष्ट गुरु परंपरा से होता है। घराना गुरु और शिष्य के संयोग से बनता है। विद्या दान करने वाले गुरु और प्रतिभाशाली शिष्य के होने पर ही घराने का जन्म होता है। घराना रीति या शैली का ही दूसरा नाम है। कला सौंदर्य का आविष्कार करती है और इसी के किसी विशिष्ट अंग पर अधिकार पाने से घराने का जन्म होता है। अनुकरण घराने का मूलभूत तत्व है। घराना एक विशिष्ट गायन शैली, वादन शैली या नृत्य शैली का सूचक होता है। यह शैली या रीति जिस कलाकार के द्वारा प्रवर्तित होती है वही उसका संस्थापक माना जाता है और उसी के नाम से अथवा निवास स्थान से घराने का नामकरण होता है। यह घराना स्थिर तब होता है जब इस शैली का अनुकरण करने वाला शिष्य समुदाय हो। एक व्यक्ति से नहीं, एक समुदाय हो जिसको कि सिखाया गया और उन्होंने कई शिष्यों को और अपने तैयार किया। भारतीय संगीत कला के प्राचीन गायकों में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक विशेष प्रकार की गायन शैली को जन्म देकर उसे अपने पुत्रों और शिष्यों को सिखाकर प्रचलित किया। उनकी इस शैली का अनुकरण उनके शिष्यगण तथा कुटुंबी अब तक करते चले आ रहे हैं। उन गायन शैलियों को ही घराने का भी नाम दिया जाता है। अनेक घरानों में राग और स्वर तो प्रायः एक से हैं, किंतु उनके गाने का, स्वरों को प्रयुक्त करने का ढंग अलग अलग होने से यह भी कहा जा सकता है कि अमुक घराने की गायकी है। अब घराने के नाम पर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं? अलग घराने की शैली सबकी भिन्न होती है। इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है: गीत की बंदिश, आवाज लगाने का ढंग, तान और बोल तानों का प्रयोग, राग विस्तार एवं आलाप, और तान और लयकारी और रागों की पसंदगी। अगर हो ये भी है कि किसी घराने में कोई रागों को ज्यादा पसंद किया जाता है, वो उसकी प्रचार प्रसार करते हैं, गाते बजाते हैं, और कोई दूसरे रागों का दूसरे घरानों में भी उपयोग किया जाता है। गायन के घराने मुख्य रूप से 6 हैं: ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना, आगरा घराना और पटियाला घराना। मुख्य रूप से ये 6 हैं प्रचलित। अब इसमें ग्वालियर घराना
यह घराना जो कि ख्याल का सर्व प्रसिद्ध घराना है, वास्तव में लखनऊ घराने से ही निकला है। ये लखनऊ के गुलाम रसूल इस परंपरा के मूल पुरुष थे। इस घराने के जन्मदाता प्रसिद्ध संगीतज्ञ हस्सू खां और हद्दू खां के दादा स्वर्गीय नत्थन पीरबख्श माने जाते हैं। नत्थन पीरबख्श गुलाम रसूल के प्रपौत्र थे। इनकी शिक्षा दीक्षा अपने पिता मक्खन खां से हुई। बड़े मोहम्मद खां के पिता शक्कर खां इनके चाचा थे। दोनों भाइयों से मैं यश के संबंध में होड़ थी कि कौन किसको ज्यादा यश है किसका। लखनऊ में उचित वातावरण न मिलने के कारण नत्थन पीरबख्श ग्वालियर नरेश के आश्रय में आ गए और उन्होंने अपनी अलग वंश परंपरा बनाई। इसके बाद एक अगला घराना आता है जयपुर घराना। इस घराने के जन्मदाता मनरंग बताए जाते हैं। इनके वंशज मोहम्मद अली खां हुए और मोहम्मद अली खां के पुत्र आशिक अली खां हुए। आगे चलकर इस घराने के दो उप घराने भी हो गए, पटियाला घराना और अल्लादिया खां घराना। जयपुर घराने की विशेषताओं के साथ इन उप घरानों ने कुछ और विशेषताएं पैदा करके अपनी अपनी गायन शैलियों को आकर्षक बनाया। इस परंपरा के प्रसिद्ध गायकों में बुर्जी खां, केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, निवृत्ति बुआ सरनाइक और किशोरी अमोनकर के नाम लिए जा सकते हैं। इनका जो अभी हमने ग्वालियर घराने का बताया था, इस परंपरा के इनके शिष्य थे बालकृष्ण बुआ और वासुदेव जोशी और बाबा दीक्षित। इनके भी शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, जिन्होंने बंबई पहुंचकर ग्वालियर घराने की गायकी का प्रचार किया और उनके फलस्वरूप पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास आदि प्रसिद्ध गायक हमें प्राप्त हुए थे। ये दो घराने हो गए, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना। अब आता है तीसरा घराना, दिल्ली घराना। ख्याल गायकी का दिल्ली घराना सबसे प्राचीन घराना रहा है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी के दरबार में ख्याल गायकी का जन्म हुआ। उनकी सभा में नियामत खां और फिरोज खां यानी कि सदारंग और अदारंग ख्याल गीतों और गायकी के निर्माता रहे हैं और मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जितने ख्याल गीत पाए जाते हैं वे इन्हीं सदारंग की कृतियां हैं। दिल्ली के अंतिम शाह बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी के हैं और ख्याल गायकी के पोषक और ख्याल गीतों के रचयिता भी इन्हीं को माना जाता है। इसमें इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से ये हैं, तान लेने की विचित्र पद्धतियां, विचित्र तानों को अलग अलग ढंग से लेना, जैसे जोड़ तोड़ की तान, झूला की तान, झकोले की तान, उखेड़ की तान, फंदे की तान आदि। दूसरा है इसका द्रुत लय में तानों का प्रयोग, जितनी भी तेज लय में हम तानों का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट है इसमें ख्यालों की कलापूर्ण बंदिशें, विलंबित लय के ख्यालों में पालकी के ख्याल, सवारी के ख्याल, पटरी के ख्याल और खानापूरी के ख्याल आदि। चौथा है ताल और लय पर अधिकार। फिर है पांचवा तान बंधन में आकार का सही प्रयोग करना और उनके अवगुणों से बचना। फिर इसका है गायन के अंग में सुंदर स्वरों का मेल करके कलात्मक अंगों का दिग्दर्शन। ये आपने देखा इसकी जो विशेषता है, ज्यादातर इसमें हर चीज में कलात्मकता है, शांति या ठहराव नहीं है। तानों में और उसकी बंदिशों में, आलाप में, हर चीज में बिल्कुल कलात्मक, जितनी क्लिष्टता, जटिलता और कलात्मक रूप से आप पेश कर सकते हैं, वो इस घराने की विशेषताएं हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इस घराने की गायकी है जो हमें हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। इसके बाद एक अगला घराना आता है किराना घराना। इस घराने का संबंध प्रसिद्ध बीनकार बंदे अली से बताया जाता है। स्वर्गीय अब्दुल करीम खां तथा अब्दुल वहीद खान ने इस घराने की ख्याति बढ़ाकर इसे प्रतिष्ठित किया। अब्दुल करीम खां साहब की आवाज लगाने की एक विचित्र शैली थी, जिसका दर्शन वर्तमान संगीत प्रेमी उनके रिकॉर्डों द्वारा अब भी कर सकते हैं। स्वर्गीय सवाई गंधर्व, स्वर्गीय सुरेश बाबू,
आदि इस घराने के कलाकार थे। वर्तमान युग में किराने घराने के प्रतिनिधियों में गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ोदेकर, भीमसेन जोशी आदि उल्लेखनीय हैं। अब इसकी विशेषताएं जो हैं किराने घराने की, ये मुख्य रूप से ये हैं। स्वर लगाने का अपना एक विशेष ढंग, एक एक स्वर को शनह शनह आगे बढ़ाते हुए गाना, आलाप प्रधान गायकी और ठुमरी अंग, ये उससे लाइट है। जैसे अभी आपने देखा बिल्कुल तानों का, पूरे ताने ही ताने उसमें वैचित्र दिखा रहे हैं। ये है इसमें ठुमरी के अंग, ठुमरी अंग। जैसे ठुमरी का आप तो बताइए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कि आपने एक राग को गाया शांति से, दूसरे राग में उसमें कर लिया, बोल आलाप, बोल पे आपने ज्यादा, भाव पे आपने ज्यादा ध्यान दिया। इसीलिए जब आपने देखा होगा नृत्य वगैरह का, नृत्य गायन, नृत्य नाटिका या किसी भी तरह का नृत्य अगर प्रदर्शित हो रहा है, प्रस्तुति हो रही है, तो उसमें ज्यादा ठुमरियों पे भी होती है। ठुमरी के माध्यम से अपने भावों को भी एक्सप्रेस करते हैं और पैरों के माध्यम से ताल को भी किसी भी हर लय में। फिर आता है एक नेक्स्ट घराना, आगरा घराना। ठीक है, अलगदास मलुकदास, इससे इस घराने की इनसे इस घराने की उत्पत्ति मानी जाती है। वास्तव में तो इस घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान तानसेन के जो दामाद थे उनसे मानी जाती है। आगे चलकर खुदा बख्श घग्गे द्वारा इस घराने की गायकी का प्रचार हुआ। आगरा घराने की बहुत सी बातें ग्वालियर घराने से मेल खाती हैं। इसका ये कारण यह है कि खुदा बख्श ने ग्वालियर वाले नत्थन पीर बख्श से ख्याल गायकी की तालीम हासिल की थी। बाद में वे फिर आगरा चले गए थे और आगरा घराने में स्वर्गीय उस्ताद फैयाज खां का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह गुलाम अब्बास के धेते थे। इनके बाद धुरंधर गायकों में जगन्नाथ बुआ पुरोहित और डॉक्टर रातन जनकर आदि प्रसिद्ध हुए, और विलायत हुसैन खान ये भी प्रतिनिधि हैं इसके। इसमें इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये एक बार देख लीजिए। नोम तोम का आलाप, बंदिशकार चीजों का गायन, बंदिश जो भी है, खुली और जोरदार आवाज। नोम तोम के आलाप से पता चलता है नो, 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 नो। इस तरह से जब उसकी उसका बढ़त करते हैं तो ये खुली और जोरदार आवाज से ही हो सकता है। नो 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 ये सॉफ्टनेस होती है जो ठुमरियों में यूज होती है। जैसे राग यमन में कर रहे हैं ये हो गया जिसमें आपने जोरदार और खुली आवाज में गाया। एक दबी आवाज में उसको भाव के तरह से किया, एक ये तरीका हो गया। ये नोम तुम का आलाप के साथ जब हम इसको यूज करेंगे या जोरदार और खुली आवाज में गाएंगे तो ये इस घराने की विशेषता को दिखाता है। खुली और होगी। फिर एक है ख्याल गायकी के अतिरिक्त ध्रुपद और धमार और ठुमरी में प्रवीणता, बोलतानों पर अधिकार, ये भी सब चीजें उसी से हो गई आपकी क्लियर। क्योंकि ख्याल गायकी में ध्रुपद में ही ये नोम तुम के आलाप और गंभीर खुली आवाज। क्योंकि देखिए ये तो आप लोगों को है पता कि अगर एक ताल और चार ताल, अगर तालों की बात हो, एक ताल और चार ताल, दोनों तालें बिल्कुल सेम ताल मात्राओं की ताल है। दोनों तालों में 12 मात्रा होती हैं। दोनों तालों में 6 विभाग होते हैं। दोनों ही तालों में 6 विभाग के साथ साथ वो होता है, मतलब पहले पे सम, ताली खाली सेम होती है। ठीक है, जैसे होता है ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना दिन। मैं इसलिए बता रही हूँ, पता होगा सबको, आपको ये कोई ऐसी चीज नहीं है। पर बंद बोलों की ताल और खुले बोलों की ताल, इनमें अंतर होता है और हर गायन शैली में अलग तरह की तालों को गाया बजाया जाता है जिससे उसका प्रभाव पूरी तरह से स्थापित होता है।
अब जो 4 ताल है वो भी यही ताल है, पर उसके बोल खुले हुए हैं। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गति गण था। क्या है, सेम है इनकी ताली खाली मात्रा विभाग सेम है सारी, पर बहुत अलग है, क्योंकि सारी बंदिशों में और गाने में छोटे ख्याल बड़ा ख्याल सब में एक ताल आराम से गाई बजाई जाती है, लेकिन 4 ताल ध्रुपद के लिए होती है, खुले बोलों की ताल। आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, लंकदीश अवधमान। इसमें लयकारियां दिखाई जाती हैं। आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर, दुगुन तिगुन, आए रघुवीर धीर, लंकदीश अवधमान, छगुन। तो इस तरह से लयकारियां प्रधान और नोमतुम का आलाप और ठहराव और खुले बोलों का इसमें प्रभाव इसी में दिखाया जाता है। ये जो आपका ध्रुपद है, तो ये वहां की विशेषता है, आगरा घराने की विशेषता है, जिसमें नोमतुम के आलाप और ठहराव और खुले बोलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट 6वां जो मेन मुख्य घराना है, पटियाला घराना। इसके बारे में, यह घराना स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां के कारण आज समस्त भारत में प्रचलित है। पंजाब प्रदेश में ख्याल गायकी का प्रचार विभिन्न रियासतों में होता है। दिल्ली दरबार के गायक अधिकांश इस रियासत के आश्रय में आ गए, इसलिए ये इसका नाम पटियाला घराना पड़ा। इसकी गायकी में दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर तीनों घरानों का सुंदर सम्मिश्रण रहा। स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां और स्वर्गीय फतेह अली खां इनके वंशज थे। वे अली बख्श के पुत्र थे। इनके घरानों में सारंगी वादन पूर्वजों से चला आया था। स्वयं बड़े गुलाम अली भी शुरू में सारंगी वादक रहे, परंतु बाद में उत्कृष्ट ख्याल गायक के रूप में उन्होंने नाम कमाया। पटियाला घराना वास्तव में दिल्ली का ही घराना रहा, परंतु पंजाब की स्थानीय शैलियों से प्रभावित होने के कारण पंजाब घराना बन गया और पटियाला रियासत में पनपने के कारण वही पटियाला घराना कहलाया। यह घराना अपनी तैयारी और रंगीनी के लिए प्रसिद्ध है। अलैया फत्तू की रची हुई ठुमरियां अपनी कोमलता, रसीलेपन और टप्पे वाली तानों के लिए आज भी संसार में प्रसिद्ध है। स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां अपने चाचा काले खां से उनको शिक्षा मिली। बड़े गुलाम अली खां के पिता अली बख्श और चाचा काले खां को बड़े मियाँ कालू खां से शिक्षा मिली। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक बार देख लीजिए। ख्यालों की कलापूर्ण बंदिश किंतु संक्षिप्त ख्याल, 1 नंबर। सेकंड, अलंकारिक वक्र और फिरत की तानों का प्रयोग। नेक्स्ट, तानों की तैयारी और उसका अधिक प्रयोग। और एक है ख्याल के गायन, ख्याल के साथ पंजाब अंग की ठुमरी गाने में निपुणता। इसके बाद नेक्स्ट है गले की तैयारी। ठीक है, कुछ घराने ऐसे थे जो इसलिए एक से हो गए थोड़े थोड़े, क्योंकि जो उसके जो गायक थे वो दूसरी जगह दिल्ली से आके रहने लगे, पटियाला में पंजाब में आके रहने लगे, तो उनकी गायकी थोड़ी सी प्रभावित हुई। उनके अपनी जो थी उस गायकी का भी अंश रहा, लेकिन चूंकि दूसरे जगह पर चले गए और दूसरे माहौल में रहे, वातावरण में, तो उस वातावरण का भी प्रभाव पड़ा और उनकी अपनी एक विशेषता खुद की भी उन्होंने क्रिएट की। उस विशेषता के कारण और उनके आगे के शिष्यों को उस परंपरा को बढ़ाने के कारण उस घराने का नाम अलग पड़ गया। इस तरह से ये जो घराने हैं मुख्य रूप से ये 6 ही हैं, लेकिन अभी ये भी बताया हमने कि बीच में एक घराने के 2 लोग अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने 2 अलग घराने बना लिए, जयपुर घराना। तो ये इन वो घराने कोई भी बन सकते थे और ये हो सकता है अगर वही सिस्टम रहता, यही प्रक्रिया चलती, तो अब तक कितने और घराने भी बन चुके होते। लेकिन जब धीमे धीमे क्या हुआ कि घरानों से खत्म होके विद्यालयों में आ गया शिक्षा और सब लोग सर्व सुलभ हो गई संगीत की शिक्षा,
तो फिर घरानों धीमे धीमे खत्म होने लगे, क्योंकि उसमें बहुत रियाज, बहुत मेहनत और पूरी तरह से समर्पण की जरूरत है। इस संगीत विषय में पूरी तरह से समर्पण का विषय है, तभी आप एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा जो एक गुण था घराने में, वो इस विद्यालय में आके दोष के रूप में हो गया। लेकिन ठीक है, हर चीज के कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ खराब होते हैं, दोनों चीजें। तो हमें वर्तमान परिस्थितियों में भूतकाल की परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ना है, और रुचियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार सारे जितने भी स्थिति होती है, जितने लोग चाहते हैं ये कुछ परिवर्तन, वो परिवर्तन होना लाजमी है, और ये परिवर्तन होना सतत प्रक्रिया है। तो ये परिवर्तन सदा टाइम टू टाइम होता ही रहा है। तो ये चीज थी जो इस तरह से घराने अलग अलग होते चले गए, बदलते चले गए। ठीक है, अब एक चीज और मैं थोड़ी सी एक चीज ये बताना चाहती हूँ लास्ट में, कि जब ये तीनों तरह के शिक्षण में आए, अंतर आया, तो एक मुख्य रूप से एक चीज जो अभी मैं बता भी चुकी हूँ, इनके दोष और समस्याएं एक बार जरा सा देख लीजिए पॉइंट वाइज। ठीक है, क्योंकि जब महाविद्यालय में एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब ये संगीत का पदार्पण हुआ, तब उसके वो देखिए, साधना का गिरता हुआ स्तर, सीमित समय में और अधिक विषय होने के कारण साधना का को उचित समय नहीं मिल पाना, योग्य शिक्षकों की कमी, क्योंकि उन्हीं से शिष्य बने हैं तो उतना योग्यता नहीं हो पाई है। तीसरा, श्रद्धावान शिष्यों में कमी, ऐसा भी हुआ कि वो उतनी निष्ठा, उतना लगन, उतना समर्पण आज के जमाने में बच्चों में नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। जितना पहले गुरु के प्रति समर्पित रहते थे शिष्य और वो सीख पाते थे, इसकी कमी। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पाठ्यक्रम ऐसा रखा गया, इतना ज्यादा लेंथी रख दिया, जहां एक राग साल साल भर चल सकता है, वहां पे आपको 6 महीने के कोर्स में आपको 10 राग सीखने हैं। कितना कंट्रास्ट अंतर हो गया है कि एक राग आपका 1 साल तक चल रहा है, जिसमें कि आप रोज 4-4 घंटे रियाज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको 10 राग या 8 राग आपको उस लिमिटेड टाइम में सीखने हैं या और सिखाने हैं, दोनों ही चीजें। स्वरलिपि पद्धति की अपूर्णता, अपूर्णता मतलब ये जो नोटेशन सिस्टम है, ये पूरी तरह से बारीकियों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ना उसको पढ़ के हम गा सकते हैं। जो हमने रिकॉर्डिंग में गले में जो हरकत है मुर्गी कड़ की, उसको हम ना तो प्रॉपरली लिख सकते हैं, और ना ही जो लिखा हुआ है उसको देख के हम गा सकते हैं। ये फर्क हो गया, जो कि रिकॉर्डिंग में या हम सामने सामने जो हम प्रत्यक्ष में सीखते हैं उसमें, और नोटेशन देख के किताब से सीखना, इनमें बहुत स्टैंडर्ड का बहुत फर्क हो गया। दूसरा, परीक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित नहीं है। परीक्षा प्रणाली में कुछ नहीं पता, कभी प्रैक्टिकल हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। कुछ जगहों में प्रैक्टिकल ही हटा दिए गए। हाई स्कूल, इंटर में जो प्रैक्टिकल होते थे उसमें अब केवल रिटन कर दिया, केवल रिटन में ही बच्चे पढ़े और मतलब एग्जाम दे दें, प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही नहीं है। तो जबकि हमारा विषय ही प्रैक्टिकल क्रियात्मक है, अगर क्रियात्मक ही नहीं है तो फिर विषय का ही कोई मतलब नहीं है। फिर एक और लास्ट है संगीत शिक्षण व्यावसायिकता की ओर। यहाँ पे अब क्या है, सब जॉब ओरिएंटेड है सबका। यही चाहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट लें, ऐसे विषय लें जिसमें हमें आगे व्यवसाय मिले। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इसके स्तर में कमी आई कि म्यूजिक में स्कोप नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट लेवल तक बन सकते हैं तो लेने से फायदा है, नहीं तो सब्जेक्ट वेस्ट। ठीक है, ये अच्छी चीज हो गई। अब एक कुछ इनके तरीके हम जिनसे इनको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। वो क्या है तरीके, कि विद्यालय में 2 तरह के पाठ्यक्रम चलने चाहिए, कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक। जो व्यक्ति कलाकार बनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में संगीत में रुचि है, उनके लिए दीर्घकालीन, और जो विद्यार्थी केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से संगीत सीखते हैं, उनके लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। लेकिन ये जो चीज है दीर्घकालिक, यही मेजर और माइनर जो अब नई शिक्षा नीति में आ चुकी है।
तो ये जो चीज थी पहले नहीं थी, जब विद्यालयों में संगीत आया तब भी नहीं थी, और इसकी वजह से बहुत परेशानी। कुछ बच्चे केवल नंबर लेने की वजह से, कि उनको बता दिया जाता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे इसलिए म्यूजिक ले लो, तो क्या होगा, वो कलाकार बनने की राह में है ही नहीं किसी भी तरह से, तो इसलिए और स्तर खराब होता चला गया। लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए जो कि अब है, कि मेजर और माइनर, जो बच्चे सच में इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं या उनके अंदर सच में ऐसी प्रतिभा है, वो मेजर सब्जेक्ट के रूप में लें और 3 साल उसको पढ़ाएं और उसके बाद आगे एमए करें, उसमें आगे उस लाइन में जाएं। लेकिन कुछ बच्चे खाली थोड़ा सा देखने के लिए कि हाँ अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक लग रहा है, गाने में इंटरेस्ट तो है, लेकिन बाकी आता जाता कुछ नहीं है, ना हम उतनी मेहनत कर पाएंगे, तो फिर उनके लिए माइनर सही है, कि छोटा सा एक सब्जेक्ट लिया उन्होंने, कोर्सेज होते हैं ये प्रयाग संगीत समिति से, प्रभाकर, प्रवीण, इसमें भी आप लोग सीख के उस लाइन में जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन उनको क्लियर हुआ, पता चला उनको भी और उनके गुरु को भी। तो ये एक अब हो गई ये चीज, जो पहले था वो ये चीज नहीं थी। प्रारंभ कक्षाओं में देखो अलंकार वगैरह पे ध्यान दें, ये भी अब आपके इसमें अलंकार नोट कर ली, शुरुआत हो गई है आपके जो कोर्स में, नई शिक्षा नीति में फर्स्ट सेमेस्टर में अलंकार है केवल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अलंकारों की प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। जैसे सिंपल करेंगे, सा रे ग म प ध नि सा, ये तो हो गए सिंपल, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग ग म म प प ध ध नि सा रे ग म प म प ध नि सा, सा रे ग रे ग म ग म प प म प ध प ध नि ध नि सा। ये अलंकार है सिंपल, जो सबको आते हैं, सबको पता है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बेसिक है, आधार है हमारे शास्त्रीय संगीत का, और इसका रियाज, इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको रियाज कर लिया तो कोई भी राग में बंदिश, अलापतान, सब कुछ सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और सीधे अगर आपको इन पलटों के बारे में, अलंकार के बारे में प्रैक्टिस नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप सीधे चाहेंगे कि हम सीधे राग सीख ले, राग भूपाली क्या है, राग भैरव क्या है, राग भैरवी क्या है, खमाज क्या है, तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा और वो आपके गले में बैठ ही नहीं पाएगा कभी भी। सीधे राग पे अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो, पहले ये वाला कोर्स नहीं था, तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि चलो अलंकार मत करो, केवल सारेगामा पधनिसा की प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद अलंकार आकार में कर लो। तो ये अभी तक हम यही बताते थे, ये अभी तक की व्यवस्था में ये करते थे कि आकार आ ई उ ये आता है, इसी इन पर सारे गा मा पा धा नि सा बोलिए बस। अगर आपका इसमें आपका गला सज जाता है तो आपके ताने आलाप आकार में बहुत आराम से आएंगे। तो ये तो अलंकार के अंदर हो गया। और अलंकार अब है कोर्स में, ये बहुत अच्छी बात है कि अलंकारों की ही प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है। नहीं तो इसके अलावा, अलंकार के अलावा अगर और कोई तरीका है तो आकार आ ई उ ए उ अंग, इन पे केवल आपको सारे गामा पाधानी, इस पे अगर आप अभ्यास करेंगे तो गला में वो स्वर आ जाएंगे। ठीक है, एक महाविद्यालयों में योग्यता परीक्षण के बाद विषय को दिया जाए, ये भी सब थोड़ी पुरानी चीज हो गई। आज की डेट में हम सब्जेक्ट को हम सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, चाहता है,
अभी उसके गले में स्वर नहीं है लेकिन वो कोशिश करके तैयार है, तो हम उसको मना नहीं करेंगे और हम कह देंगे चलिए आप कोशिश करिए, हम भी कोशिश पूरी करते हैं कि किसी भी तरह से आपको उस लेवल तक ले जाएं, और हमारी कोशिश भी होती है। बाकी तो हमारा काम तो सिर्फ अपनी प्रयास करना है, हमारा भी और स्टूडेंट का भी। बाकी तो ऊपर वाला ही बताएंगे क्या होता है। मंच प्रदर्शन की प्रेरणा हम लोग देते ही हैं, ताकि बच्चे इस लेवल तक, वही आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप किसी भी मंच पे आपसे कह दिया जाएगा कि ये गाएं तो वो गा सकते हैं। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में आज भी गुरु शिष्य परंपरा को विशेष महत्व प्राप्त है, परंतु फिर भी घराना प्रणाली के कई दोषों को यह प्रणाली दूर करती है। इसलिए एक इसमें यही 2 पॉइंट हैं, मेन 2 चीज हैं कि जो ज्ञान घराना प्रणाली में 5 वर्षों में बड़ी खुशामद के बाद प्राप्त होता था, वह इस प्रणाली में सरलता से प्राप्त हो गया। दूसरा, स्वेच्छा से या विवशतावश विद्यार्थी को कुछ खर्च भार या सेवा वहन करनी होती थी, जो अब सामान्य शुल्क से ही संभव हो जाती है। संगीत कला के प्रति समाज के विषाक्त दृष्टिकोण को भी विशुद्ध बनाने की चेष्टा इसमें की जाती है। खानदानी व्यक्ति ही संगीतकार हो सकता है, इस संकुचित विचारधारा को विद्यालयीन शिक्षा ने मिथ्या कर दिया। प्रत्येक वर्ग में संगीत सीखना सुलभ हो गया, संगीत के प्रति हीन भावना समाप्त हो गई। अतः ये तो स्पष्ट है ही कि जहाँ विद्यालयीन संगीत शिक्षण की कुछ सीमाएं और दोष हैं, वहाँ लाभ भी हैं। विद्यालयीन संगीत शिक्षा के से प्रतिबंध हटा, किंतु प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रसार तो हुआ, किंतु शास्त्रीय प्रतिष्ठा घटी। अर्वाचीन की तड़क भड़क में प्राचीन संरक्षण और नवीन सामंजस्य की एक विलक्षण वैभवपूर्ण स्थिति आई, जो आज भी है। विद्यालयीन संगीत शिक्षण के गुणावगुणों को अवलोकन करने के बाद भी हम ये देखते हैं कि आज संगीत कला के प्रचार और विकास के लिए विद्यालयीन शिक्षा ही सर्वोत्तम मार्ग है। रही बात त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमों की, वह तो संशोधन करके ठीक किए ही जा सकते हैं। अब ये मैंने बताया, थोड़ा सा आप लोग एक बार जरा सा अपने कैमरा ऑन कीजिए। सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात? कहाँ है, कोई स्टूडेंट नहीं है? अपूर्वा, कहाँ चले गए थे, सुना नहीं है अभी कुछ? एक मिनट बेटा, सब लोग जरा सा अपने ऑन करिए वीडियोस। मूड नहीं है आज, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सुनना सबको। बच्चों कहाँ हैं आप लोग? एक बार जरा सा आप ऑन कीजिए, फिर मैं जरा सा संक्षेप में बता दूं जो मैंने आज पूरा पढ़ाया है आपको। गुरु शिष्य परंपरा और घराना, और इसके बाद विद्यालयीन संगीत शिक्षण, ये 3 चीजें आपको मैंने बताई। अपूर्वा, आत्मन और श्रुति, और वैशाली। जी मैम। ओ कहाँ आप लोग, आज मुझे लग रहा है सुना नहीं है किसी ने। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, अगर किसी को कुछ भी इसमें क्वेश्चन है, पूछना है, तो वो भी आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है ये हमारे संगीत विषय की। अगर सबको समझ में आनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी के मन में कोई भी शंका या कोई भी समस्या है तो आप अभी पूछ सकते हैं।
क्योंकि आज मैंने ये देखी 3 चीजें, 3 बड़े बड़े पॉइंट आपको सीक्वेंस से बताए हैं। अपने आप में ये पूरे पूरे बड़े बड़े रिसर्च के टॉपिक है, लेकिन उनको बेसिक आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज है आप लोग, सुनाई पड़ रहा है? मैम अगर हम लोगों को घराने के जैसे किसी घराने को लेकर रिसर्च करनी है तो हम अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटे घराने पर तो काफी रिसर्च हो चुकी है, तो हम इसको कैसे स्पेसिफाई करके अपना टॉपिक बना सकते हैं। बेटा एक तो आवाज क्लियर नहीं हो रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, डिस्टरबेंस भी आ रहा है, आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। फिर से मैम पूछिए क्या पूछना। हाँ मैं रास्ते में हूँ एक्चुअली। मेरे कॉलेज में आज शाम को मीटिंग है, तो हम लोग अभी बस पे जा रहे हैं, इसीलिए शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, अच्छा इसलिए मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर रही। बट मैंने अच्छा आपकी क्लास और पूरा लेक्चर सुना है। मैं अच्छा ये पूछ रही चलो। थी कि अगर हाँ घराने पे हमें रिसर्च करना है तो हम अपना टॉपिक कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ, किसी भी घराने पे अगर करना है तो किसी घराने को के संबंध में आपकी जो उस घराने की विशेषता है, या उस घराने के जो वो हैं मेन जो उसके संगीतज्ञ हैं, उसके कलाकार हैं, उनसे डिस्कस करके आप पूरा प्रैक्टिकली आपको उनसे इंटरव्यूज लेके उनसे उनसे बात करके उनसे पूछ के उनके कौन से शिष्य हुए, उनके उनका पूरा जो उसका खाका है उस घराने का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन उसमें पहले थे कलाकार और अब कौन है, उन सब के इंटरव्यूज के बारे में इस तरह का कुछ टॉपिक ऐसा लेना पड़ेगा जिसपे काम ना हुआ हो। लेकिन ये आपको कैटलॉग में देखना पड़ेगा, जो जो यूनिवर्सिटीज की जो बड़े बड़े 2-3 यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक आध यूनिवर्सिटी के आप कैटलॉग में आपको देखना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पे काम ना हुआ, क्योंकि घरानों पे काम बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा काम इस पे हो चुका है सभी घरानों पे। ये तो एक छोटी सी चीज है, मैंने तो बस एक मोटा मोटा एक खाका बताया है। अभी इन घरानों में क्या क्या स्टाइल हैं, कैसे कैसे अंतर है, और वो कौन कौन बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, उन कलाकारों के ऊपर भी एक पूरी पूरी रिसर्च हो सकती है कि एक बड़े बड़े यही जो मैंने बताया, भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज हैं, जिस भी घराने के बड़े बड़े कलाकार हैं, उन सब कलाकारों को का इंटरव्यू लेके उनसे पूछ के उसका जो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है उस घराने के बारे में, वो आपको सब लेके तब टॉपिक चूज करना पड़ेगा। और जो भी आप टॉपिक चूज करोगे उस टॉपिक से सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले रूपरेखा सिनॉप्सिस बनानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सिनॉप्सिस बनाओगे, उसका खाका खींचोगे कि हमको उसको किस किस तरीके से किस किस वे में जाके उसको डिफाइन करना है, पूरी तरह से मटेरियल कलेक्ट करना है, तो वो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम टॉपिक चूज करना होता है। पहले आप पहले टॉपिक चूज करेंगे, और टॉपिक चूज करने का केवल दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो आपका सुपरवाइजर है उससे आप हेल्प लीजिए, मतलब आप उनसे डिस्कस करिए कि उनको क्या पसंद है काम कराना और आपको खुद क्या काम करना पसंद है, दोनों की रुचि होनी चाहिए उस टॉपिक पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आप उस कैटलॉग में जाके आप ढूंढिए कि उस टॉपिक पे काम नहीं हुआ हो। अगर हो चुका है, कुछ कुछ हो चुका है, तो उसको अपने सुपरवाइजर के साथ बैठ के उसको कुछ मॉडिफाई कीजिए, उस टॉपिक को, जिस टॉपिक पे आप और वो लोग काम करना चाहते हैं और आपको कहीं मिलती है कि इस पे काम हो चुका है, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ एक्स्ट्रा एक अपना पॉइंट रख के कि हमें ये भी चीज दिखानी है, तो उस तब जाके वो टॉपिक अप्रूव होगा आपकी उसमें मीटिंग में। जब टॉपिक अप्रूव हो जाएगा, फिर दूसरी बारी आती है कि आप उसकी सिनॉप्सिस बनाएंगे, उस सिनॉप्सिस के हिसाब से उसमें अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर काम करेंगे। और बताइए और कुछ? थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है?
हो गया आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ठीक है, अब फिर हो गया आपका टाइम, शायद दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा, तो लीव कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी 2 मिनट है, हो गया टाइम। ठीक है, क्वेरी नहीं है कुछ? चलिए ठीक है, ओके।